हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन से संबंधित बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे मेन पहली बात यह है समझना कि व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन एंड व्हाट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको बताएंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं, और फिर हम बताएंगे कि रोटेशनल मोशन किसे कहते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिस्प्लेस होती है तो ऐसे समय में जो मोशन होता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें रोटेशनल मोशन के बारे में, ठीक है, मैं यहाँ पे RM लिख देता हूँ, RM का मतलब रोटेशनल मोशन है। तो ऐसे समय में किसी कांस्टेंट रेट से किसी वर्टिकल एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करना रोटेशनल मोशन कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है रोटेशन विथ कांस्टेंट स्पीड अबाउट वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे रोटेशनल मोशन का नाम देते हैं। यानी कि कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट रेट से वर्टिकल एक्सिस के अबाउट स्पिन करना, इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे रोटेशन की जगह हम स्पिनिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है, हम क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वो है व्हील्स हो गए, व्हील्स का रोटेशन, यहाँ पे मोटर का रोटेशन। ठीक है, मोटर का रोटेशन, तो ये सभी के सभी आपके क्या हैं, रोटेशनल मोशन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से, सपोज दैट दिस इज एक्सिस और ऐसे इसके अबाउट ऐसे घूम रहे हो तो इसको हम रोटेशनल कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचना ये क्या कहलाता है, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। जो कार होते हैं उनके जो पहिए होते हैं उनमें ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों मोशन होता है। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी और रोटेशन का मतलब समझिएगा, कार का जो पहिया है वो एक फिक्स, यहाँ पे ये फिक्स है और इसी फिक्स पर ये क्या करता है, रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है, और रोटेट जितना करेगा उतना ही वहां से वो डिस्प्लेस भी करेगा। तो इसीलिए इसमें रोटेशनल और ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है, दोनों होता है। तो रोटेशनल मोशन आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर स्पिनिंग होती है, चक्रण होता है, ठीक है, एक एक्सिस है उसके अबाउट घूम रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन का नाम देते हैं। जैसे कि ब्लेड्स ऑफ हेलीकॉप्टर भी एक फिक्स है, उसी के अबाउट क्या करता है, घूमता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे रोटेशनल मोशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो जनरली हम अगर रोटेशनल मोशन की बात करें तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना होता है, और इसके अंतर्गत हमें रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ सिस्टम के बारे में पढ़ना है। रिजिड बॉडी के साथ साथ सिस्टम, और सिस्टम के साथ साथ इंटरनल फोर्सेज और एक्सटर्नल फोर्सेज के बारे में हमको इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेज के बारे में पढ़ना होता है। यानी कि रोटेशनल मोशन अगर चैप्टर की बात करें तो रोटेशनल मोशन चैप्टर में जनरली हमें रिजिड बॉडी, कौन कौन से ये मेन टॉपिक्स हैं ध्यान रखिएगा, रिजिड बॉडी, सिस्टम के साथ साथ यहाँ पर इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिजिड बॉडी, सिस्टम, इंटरनल फोर्सेस, और अगला है वो है एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, इंटरनल फोर्सेज और एक्सटर्नल फोर्सेज, ये चार होते हैं। ठीक है, और इनके बारे में हमको क्या करना होता है, पढ़ना होता है।
नेक्स्ट है वो है सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट है यहाँ पे वो है सेंटर ऑफ मास। तो अगले टॉपिक में चलते हैं, जो है जिसका जो मेन टॉपिक यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेंटर ऑफ मास। हिंदी में कहते हैं इसको हम द्रव्यमान केंद्र का नाम देते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम या बॉडी का इज अ पॉइंट दैट मूव्स एज दो ऑल द मास वर कंसंट्रेटेड देयर एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज वर अप्लाइड देयर। यानी कि सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जितने भी एक्सटर्नल फोर्स होते हैं वो अप्लाई हो सकते हैं और साथ ही साथ जितने भी मास हैं वो वहां पर क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबके मास वहां पे कंसंट्रेटेड होते हैं। यानी कि इज अ पॉइंट दैट moves as though all the mass is concentrated all the mass is concentrated there and all external forces also applied there. तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट दैट मूव्स एज दो ऑल द मास इज कंसंट्रेटेड देयर एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज आल्सो अप्लाइड देयर। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिस पर जितने भी बाह्य बल होते हैं वो लगते हैं और साथ ही बाह्य बल के साथ साथ जितना भी मास होता है बॉडी का वो वहां पर कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, यहीं पे हम बात करने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल सिस्टम्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स। ठीक है, n पार्टिकल्स का, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो सपोज दैट यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन है और उस कार्टेशियन प्लेन पे अलग अलग क्या है, मासेज हैं। मान लेते हैं कोई पार्टिकल यहाँ पे m1, एक है m2, एक है m3 और इन सभी का अगर हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर देखें तो ये है r3, यहाँ पे इसका है वो है r2 और यहाँ पे इसका है वो है r1। ये सभी के सभी इसके क्या है, पोजीशन वेक्टर्स है। तो इसी के साथ साथ अगर हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर देखना चाहें तो कहीं पे यहाँ पे कहीं मैंने ले लिया CM का मतलब हो गया सेंटर ऑफ मास। तो इसका भी जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम किससे लिखेंगे, वेक्टर r से लिखेंगे। ठीक है, और ऐसे समय में मान लेते हैं कितने पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे n पार्टिकल्स कंसिस्ट हैं, m1 m2 m3 करके n पार्टिकल्स हैं। x और y एक्सिस के बीच में हमने डिफरेंट पार्टिकल्स को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिखाया है और इनके पोजीशन वेक्टर्स मैंने लिखे हैं r1 r2 r3। यानी कि यहाँ पे फॉर n पार्टिकल्स मासेस क्या है यहाँ पे m1 m2 m3 एंड सो ऑन, कहाँ तक है, mn तक है। ठीक है, और एंड देयर पोजीशन वेक्टर एंड देयर पोजीशन वेक्टर्स क्या क्या है, r1 r2 r3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, rn तक है। ठीक है, ये उसके क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो पोजीशन वेक्टर के साथ साथ बाकी चीजों के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, m पार्टिकल्स हो गए और उनका यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। तो इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर निकालें किसका, सेंटर ऑफ मास का, देन
पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसे जनरली आर से डिनोट करते हैं। तो वेक्टर आर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा m1 r1 m1 r1 m2 r2 m3 r3, कहाँ तक जाएगा, mn rn तक। और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे, वो भी किससे, मास से। तो m1 m2 m3 कहाँ तक, mn तक हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल्स। इससे हम निकाल सकते हैं n पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, n पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। इसको जनरली हम RCM भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं RCM भी लिख दूं तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि RCM मतलब सेंटर ऑफ मास किसका, सेंटर ऑफ मास का हम क्या निकाल रहे, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके लिए, n पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, और ऐसे समय में इसको निकालने का तरीका आपके सामने लिखा है, आपको हमेशा वेट से डिवाइड करना होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर दो पार्टिकल्स के लिए हम क्या देखेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, यानी कि यहाँ पे अभी तक हमने पोजीशन वेक्टर किसके लिए देखा था, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम के लिए। अब हम यहाँ पे दो पार्टिकल्स के लिए देखेंगे, और जैसा कि आपको यहाँ पे n पार्टिकल्स के लिए बोला गया, ऐसे ही दो पार्टिकल्स के लिए भी देखना होगा। दो पार्टिकल्स के लिए सिंपल सा आपको क्या करना होगा, सिर्फ दो ही पार्टिकल्स यहाँ पे दिखाने होंगे और उनका सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। और उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला इसी से हम डिराइव करेंगे, जो मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला यहाँ पे n पार्टिकल्स के लिए लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। दो पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर हम देखें तो पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, चलिए देखते हैं। दो पार्टिकल के लिए अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालें सेंटर ऑफ मास का, तो इसको जनरली हम लिख सकते हैं m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। यही आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। और यहीं पे अगर हम दोनों मास को इक्वल करते हैं, if two masses are equal, if two masses are equal, that is यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है m1 इक्वल टू m2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा वेक्टर RCM इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई कितना मिलेगा, तो वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 बाई 2 मिलेगा। यहीं पे नेक्स्ट है, वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो बात होगी टू पार्टिकल्स के लिए। और अब हम बात करेंगे कंटिन्यूअस, फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगला है फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो ऐसे समय में इसको निकालने का तरीका होता है वेक्टर RCM इक्वल्स इंटीग्रेशन करेंगे m dr वेक्टर का, यानी कि मास का, और dr वेक्टर का, यानी कि इन सबका हम एक साथ करेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d mr वेक्टर का इंटीग्रेशन अपॉन, यहाँ पे नीचे मास है तो मास का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये जो हमें फॉर्मूला मिलता है इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यूनिफॉर्म बॉडी के लिए अगर हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसका जो सेंटर मास का हम क्या निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो आप ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेंटर ऑफ मास के लिए, चलिए उनके बारे में भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेंटर ऑफ मास के लिए,
सबसे पहला पॉइंट है वो है द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का से ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, यहीं पे अगला है वो है आपका द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द shape of body and distribution of mass। ठीक है, shape of the body and distribution of mass पर क्या करता है, डिपेंड करता है। यहीं पे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो द सेंटर ऑफ मास ऑफ अगर देखें सर्कुलर डिस्क का इज विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी वाइल दैट ऑफ सिलिंड्रिकल या सर्कुलर रिंग इज आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर हम डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, एग्जाम्पल है और वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सर्कुलर डिस्क यानी कि सर्कुलर डिस्क का अगर सेंटर ऑफ मास देखें तो वो कहाँ होता है, विद इन द बॉडी होता है या विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, विद इन है। और यहीं पे अगर हम सेंटर ऑफ मास किसका देखें, सर्कुलर रिंग का, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सर्कुलर रिंग, तो सर्कुलर रिंग का अगर देखें तो आउटसाइड है यानी कि बाहर की तरफ, आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ, आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट वो है आपका सेंटर ऑफ मास का नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन सिमेट्रिकल बॉडीज इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज होमोजेनस द सेंटर ऑफ मास coincide with the geometrical center or center of symmetry of the body। यानी कि इन सिमेट्रिकल बॉडी का मतलब जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा हो, यहाँ पे वो होमोजीनस हो। इन सिमेट्रिकल बॉडी यानी कि जिसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यहाँ पे सिमेट्रिकल बॉडी में कैसा है, वो है होमोजीनस। अगर होमोजीनस हो तो ऐसे समय में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कैसा होगा, आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री पे होगा। देन सेंटर ऑफ मास विल बी एट सेंटर ऑफ सिमेट्री। कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे होगा, यानी कि बॉडी के सेंटर ऑफ सिमेट्री पे पाया जाएगा। यहीं पे अलग अलग बॉडीज के लिए हम सेंटर ऑफ मास की बात करने जा रहे हैं कि कहाँ पे होता है, तो ध्यान से इसको याद रखिए, क्योंकि रोटेशनल मोशन में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करने होते हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। डिफरेंट बॉडी के लिए हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बताने जा रहे हैं। यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर ये बॉडी है, यानी कि बॉडी हम इधर लिख देते हैं और इसका सेंटर ऑफ मास हम इधर लिख देते हैं। पहला है यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर हो या फिर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है वो होता है सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी कि स्फीयर का जो सेंटर है, केंद्र है, वहाँ पे होता है। सपोज दैट
ये इसका सेंटर है, तो यही आप इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग और यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग और यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। तो सेंटर ऑफ रिंग ये इसका क्या होगा, पोजीशन होगा। और वहीं पे अगर हम डिस्क के लिए देखें तो सेंटर ऑफ डिस्क जो होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ डिस्क ये क्या होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का काम करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वो है यूनिफॉर्म रॉड। कोई रॉड है जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रॉड, तो इसके लिए सेंटर ऑफ रॉड क्या होगा, सेंटर ऑफ रॉड। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, और वो है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर की बात करें और यहीं पे साथ ही साथ हम बात करेंगे किसके बारे में, सॉलिड सिलेंडर के बारे में। तो हॉलो सिलेंडर हो या फिर सॉलिड सिलेंडर हो, दोनों के लिए जब भी कभी हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होता है ये होता है मिडिल पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। दोनों के लिए क्या होता है, मिडिल पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के एक्सिस के मिडिल पॉइंट पर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। यहीं पे सॉलिड कोन या पिरामिड की बात करें, सॉलिड कोन या पिरामिड की बात करें तो सॉलिड कोन या पिरामिड के केस में ऑन द एक्सिस ऑफ द कोन एट पॉइंट, ऑन द एक्सिस ऑफ द कोन, कहाँ पे होगा, ऑन द एक्सिस ऑफ द कोन एट पॉइंट डिस्टेंस, एट पॉइंट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे होगा, वो कितना होता है 3h/4, 3h/4 फ्रॉम द एट पॉइंट डिस्टेंस 3h/4 फ्रॉम द वर्टेक्स, फ्रॉम द वर्टेक्स। और यहाँ पे h क्या है, वेयर h इज द हाइट ऑफ द कोन। यहाँ पे h क्या है, h इज द हाइट ऑफ कोन, यानी कि अगर हम सॉलिड कोन की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको पता है कोन होता है, तो इसके 3h/4 यानी कि अगर पूरा हाइट कितना है, यहाँ से h है, तो इसके 3h/4 पॉइंट पर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो सपोज दैट सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, यानी कि 3/4 हाइट पे यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर, तो ये तो कोन के लिए हो गया। ऐसे ही आपका इतने सारे बॉडीज के बारे में मैंने बताया कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, जो कि इंपॉर्टेंट बॉडीज थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चले तो अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ अगर सेंटर ऑफ मास के देखें तो क्या कहता है, इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, द सेंटर ऑफ मास चेंजेज इट्स पोजीशन ओनली अंडर द ट्रांसलेटरी मोशन। ध्यान रखिएगा, जो सेंटर ऑफ मास है इसका अगला पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चेंजेज its position only when under the translatory motion, when under the ट्रांसलेटरी मोशन। कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास तभी बदलेगा जब ये किस पे मोशन कर रहा हो, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हो। तो ट्रांसलेटरी मोशन करने पर जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज हो जाता है। रोटेशनल मोशन का कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता है, यानी कि अगर कभी भी हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास पे
रोटेशनल इफेक्ट का कोई भी यहाँ पे रोटेशनल मोशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो रोटेशनल मोशन इफेक्ट, नो रोटेशनल मोशन इफेक्ट, किसी प्रकार का रोटेशनल मोशन का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे, इफ द ओरिजिन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, origin is at the center of mass, then the sum of moments of the masses of the system about the center of mass is 0। यानी कि अगर हम यहाँ पे पॉइंट लिखने जा रहे हैं, if the origin is at the center of mass, if the origin is at the center of mass, then ऐसे समय में क्या होगा, then the sum of the moments of the masses of the system, the sum of the moments of the masses of the system, यानी कि सिस्टम के द्रव्यमानों का जो आघूर्ण होगा, यानी कि द सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मासेस ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास, वो भी किसके अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0। कितना होगा, 0 होगा। यानी कि सिग्मा m1 r1 अगर देखें, सिग्मा mn rn जो होगा कितना होगा, यहाँ पे 0 के बराबर होगा। इसे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम ऑफ द मासेस ऑफ द सिस्टम। mn rn जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है। इसी के साथ साथ अगला है वो है कि अगर सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं उनके मास कितना है, m1 m2 है, और उनकी वेलोसिटीज कितनी है, v1 v2 है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द masses of the particles are m1 m2 m3 and so on, कहाँ तक, mn तक, and velocities are v1 v2 v3, कहाँ तक, vn तक है। देन यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जब भी कभी निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, तो आपको यहाँ पे मिलेगा m1, यानी कि वेलोसिटी का अगर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वेलोसिटी का जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा वो मिलेगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस ऐसे करके mn vn तक, और नीचे क्या करेंगे आप, मास को ऐड करते जाएंगे, कहाँ तक, mn तक। और इसी को आप सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो होता है vi अपॉन सिग्मा mi के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, किसका हो गया, सेंटर ऑफ मास, वो भी किसका, वेलोसिटी, यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप निकालेंगे तो ये इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, अगर एक्सेलरेशन निकालना हो सेंटर ऑफ मास का तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्या करना हो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना हो, तो ऐसे समय में नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालना हो तो यहाँ पे ACM लिखेंगे इज इक्वल टू सिग्मा के साथ MI AI अपॉन सिग्मा MI, यहाँ पे लिखा जाएगा MI AI सिग्मा MI। नेक्स्ट आपका वो है यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी या अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, वो है आपका, अगर हम पोजीशन गिवन हो सेंटर ऑफ मास का, यानी कि वेक्टर R इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, इफ
vector r is a position vector of सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास का क्या दिया हो, पोजीशन वेक्टर दिया हो, और आपसे पूछा गया हो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, मास ऑफ अ सिस्टम, देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे समय में VCM निकालने का मतलब है आप पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दें। तो पोजीशन वेक्टर को अगर डिफरेंशिएट करेंगे कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे मिलेगा d/dt, ये होगा आपका m1 r1, m2 r2, m3 r3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, mn rn तक, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, m1 m2 m3 कहाँ तक, mn तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ ले एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ ले, तो ऐसे समय में भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, वो है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो यानी कि dv/dt, या फिर हम किसका dr/dt का डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से d² वेक्टर r अपॉन dt² करेंगे, तो आपको फिर से d²/dt के तौर पर फिर से यहाँ पे वेक्टर r का इंटीग्रेशन मिलेगा, सॉरी डिफरेंशिएशन मिलेगा, और जिसको फिर से हम पुट करके यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट है, वो है फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी। अब एक्सेलरेशन आपको पता चल गया तो आप फोर्स भी निकाल सकते हैं। किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल सकती है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वो है फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी। तो किसी भी रिजिड बॉडी पे अगर फोर्स निकालना हो तो जैसा कि आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, F = ma होता है। तो वेक्टर F = मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे ACM रखेंगे, और ACM अभी जस्ट आपने निकाला d²r, इसको लिख सकते हैं, d²r अपॉन dt² भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी, फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी। यहीं पे किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो कि सबसे अलग है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज 0, यदि एक्सटर्नल फोर्स कितना हो, यहाँ पर 0 हो, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, 0 हो, तो ऐसे समय में इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, वेक्टर F = मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको पता ही है एक्सेलरेशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मास इनटू वेक्टर v/dt, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, यानी कि dVCM/dt भी लिख सकते हैं। और ये पूरा वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ऐसे समय में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा dVCM/dt = क्या मिल रहा है, 0। यहाँ से वेक्टर VCM = क्या मिल जाएगा आपको, कांस्टेंट। यानी कि ऐसे समय में जब भी कभी एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, 0 हो, तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम
moves with uniform velocity in straight line, यानी कि सीधी रेखा में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। इन स्ट्रेट लाइन कैसे मूव करेगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। क्लियर। तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज आपने देखे ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए। और जितने मैंने पॉइंट्स बताए सब पॉइंट्स आप रिमेंबर करके रखिए, ठीक है, क्योंकि आगे के टॉपिक्स में आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको पढ़ना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपने पढ़ा तो आपको एंगुलर वेलोसिटी भी समझ में आ जाएगी, और एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ आपको एंगुलर एक्सेलरेशन भी समझ में आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के बाद अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कोणीय विस्थापन का नाम देते हैं। तो जनरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पोजीशन वेक्टर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होता है, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय पोजीशन वेक्टर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब आप समझिए, सपोज दैट कोई बॉडी है और यहाँ पे हमने एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास क्या है, m है, और ये मान लेते हैं इसका कुछ इस तरीके से ये एक्सिस है। एक्सिस से यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर ये क्या है, r है। तो अगर हम इसको रोटेट कराते हैं तो रोटेट कराने पर यहाँ से कुछ एंगल ये मूव करेगा, मान लेते हैं कितना एंगल, अब ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ठीक है, कुछ मूव करा है, तो जितना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, पार्टिकल का, इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि इट इज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पोजीशन वेक्टर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। यानी कि ए से मान लेते हैं कहाँ पे गया, बी पे गया, तो जितना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ इसी डिस्प्लेसमेंट को एंगल के फॉर्म में लिखेंगे और उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे हम थीटा से डिनोट करते हैं इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम s से डिनोट करते हैं अपॉन रेडियस, जिसे हम क्या कहेंगे, रेडियस, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, s अपॉन r। यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन, यूनिट रेडियन होती है। यहीं पे अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और रेडियस दोनों की यूनिट सेम है, इसलिए ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। बट यूनिट हमने रेडियन माना है जो कि ट्रेड यूनिट का काम करता है। यहीं पे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेक्टर s इक्वल टू वेक्टर थीटा क्रॉस वेक्टर r। ये वेक्टर फॉर्म होता है, वेक्टर थीटा क्रॉस वेक्टर है। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसकी जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से दी जाती है, क्योंकि राइट हैंड रूल हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट में लगता है। किस में लगता है, वेक्टर प्रोडक्ट में। यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है आपका, यहाँ पर ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल द्वारा दी जाती है। राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन हम लोग देते हैं, ठीक है।
इट इज आल्सो नोन एज एक्सियल वेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर का नाम देते हैं, क्योंकि एक्सिस के अबाउट देखते हैं इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, एक्सियल वेक्टर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, एक्सियल वेक्टर का इसको हम नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात हो गई इसके डायरेक्शन के बारे में। जनरली 2 पाई रेडियन एक पूरे रिवॉल्यूशन को कहते हैं, तो 2 पाई रेडियन का मतलब आप जानते ही होंगे, 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि कितना रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन के बराबर होता है। ठीक है, कितना रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन के बराबर होता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में डायरेक्शन जो थीटा का होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड होगा, यानी कि जब भी कभी हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, वो भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्योंकि आपको पता है राइट हैंड रूल अप्लाई करता हूँ, राइट हैंड रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे जो डायरेक्शन मिलेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वो कहाँ पे होगा, फॉर एंटी क्लॉकवाइज, फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन perpendicular outside to the plane, perpendicular outside to the plane, यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलरली क्या होता है, आउटसाइड होता है। यहीं पे फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन अगर देखें तो परपेंडिकुलर इनसाइड टू द प्लेन, यानी कि प्लेन के इनसाइड होगा। यानी कि अगर हम डायरेक्शन देखें तो इसके लिए डायरेक्शन इस तरीके से दिखाएंगे और इसके लिए डायरेक्शन इस तरीके से दिखाएंगे, वो भी किसका, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अगर कोई बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेट करती है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इफ अ बॉडी rotates about a fixed axis, if a body rotates about a fixed axis, किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेट करती है, देन ऑल द पार्टिकल्स विल हैव सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा, देन ऑल द पार्टिकल्स विल हैव सेम थीटा, यानी कि सबके लिए थीटा कितना होगा, सेम होगा, जबकि यहाँ पर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो डिफर करेगा। मतलब ये समझिएगा, सपोज दैट यहाँ पे हमने पार्टिकल ले लिया, मान लेते हैं m1 है, ये m2 है, ऐसे ही दूसरा पार्टिकल ले लिया जिसका नाम m3 है, यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिया जिसका नाम m4 है, और इसको हम क्या करा रहे हैं, एक फिक्स्ड एक्सिस, ये एक्सिस कैसी है, यहाँ पे फिक्स है, और इसके अबाउट हम इसको क्या करा रहे हैं, रोटेट कराते हैं। तो रोटेट कराने पर हर एक पार्टिकल का जो थीटा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे फिक्स्ड होगा, यानी कि सेम होगा। क्लियर? तो ये तो बात हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इसके आगे के लेक्चर में हम आपको एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।